शादी बस करीब ही है और मैं खास तौर पर अपने मम्मी पापा को, जो बहुत दूर से आए थे, अपना वो शादी का कमरा दिखाने ले गया जिसे हमने बहुत प्यार से तैयार किया था। लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब मेरे हाथ में मौजूद एक्सेस कंट्रोल कार्ड ने काम ही नहीं किया। मैं कितनी भी बार कार्ड स्वाइप करता, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड जेंग याओ को फोन मिलाया। जब उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज बहुत बेपरवाह थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस परेशानी में हूं। उसने कहा कि वो आजकल काम में बहुत बिजी है और आयु होम रिनोवेशन का ध्यान रख रही है। उसने आयु के आने जाने की आसानी के लिए मेरा फेशियल रिकॉग्निशन और कार्ड एक्सेस डिलीट कर दिया था। ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उससे सवाल किए बिना नहीं रह सका। जब एक्सेस कंट्रोल कार्ड में 5 चेहरे सेव हो सकते हैं और उसमें काफी जगह थी, तो उसने मेरा नाम ही क्यों हटाया? जियांग याओ के जवाब ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि मैं वहां रोज तो आता नहीं हूं, इसलिए मेरा डेटा रखने का कोई मतलब नहीं था। अब उसके मम्मी पापा, आयु और उसका कुत्ता मिलकर पूरे 5 स्पॉट्स पूरे करते हैं, जो बिल्कुल सही है। मुझे अचानक पुरानी बातें याद आने लगी और मेरा दिल भारी हो गया। कुछ समय पहले जांग याओ ने अचानक कहा था कि उसके पापा को कैंसर है। उसने ना सिर्फ हमारे शादी के घर के डिपॉजिट के पैसे वापस ले लिए, बल्कि 1,88,000 युआन की ओरिजिनल दहेज की रकम के ऊपर 5,80,000 युआन और मांगे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स निकाली और हमारे लिए यह घर पूरे कैश में खरीद लिया। लेकिन आज वही मम्मी पापा और मैं, जो इतनी दूर का सफर तय करके आए थे, अपने ही खरीदे हुए घर के बाहर खड़े थे। दूसरी तरफ उसका मेल सेक्रेटरी और उसका पेट डॉग बिना किसी रुकावट के अंदर बाहर आ जा रहे थे। स्क्रीन पर बार बार स्ट्रेंजर लिखा देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह शादी मेरी किस्मत में थी ही नहीं। मेरे मम्मी पापा घंटों का सफर करके बहुत थक चुके थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी माँ ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली कि मैं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाऊं। उन्होंने कहा कि शायद मशीन खराब होगी और हमें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए, हम किसी और दिन आ जाएंगे। मेरे पापा पूरे समय चुप रहे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में पकड़े भारी लोकल गिफ्ट्स की ग्रिप थोड़ी टाइट कर ली। वो अपने गांव से क्योर्ड मीट और ड्राइड बैम्बू शूट्स लाए थे ताकि उनका होने वाला दामाद घर का स्वाद चख सके। जैसे ही हम मुड़कर जाने लगे, जांग याओ का सेक्रेटरी लिंग यू एक पुडल डॉग के साथ धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने कुत्ते को उठाया और एक्सेस कंट्रोल कैमरा के पास ले गया। अगले ही पल मशीन से एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस आई जो कह रही थी, फैमिली मेंबर्स और मे वेलकम होम। ये सब होने के बाद लिंग यू मेरी तरफ मुड़ा। उसका अंदाज बहुत घमंडी था। उसने कहा कि ब्रो सुचे, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ। अगर अगली बार घर देखना हो तो प्लीज पहले से अपॉइंटमेंट ले लेना। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। एंट्रेंस पर ब्रांड न्यू कार्टून स्लीपर्स की एक लाइन लगी थी जो बहुत अजीब लग रही थी। मेरे मम्मी पापा जूते उतारने के लिए नीचे झुके, लेकिन लिंग यू ने तुरंत मुंह बनाया। उसने कहा कि यह सारे स्लीपर्स उसके हैं और उसे मैसोफोबिया यानी गंदगी से बहुत डर लगता है। उसने कहा कि अगर हम वाकई अंदर आना चाहते हैं तो नंगे पैर आ सकते हैं। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मामला संभालने की कोशिश की। माँ ने कहा कि वो तो बस शियाओ जियांग की मदद कर रहे हैं, हमें बात नहीं बढ़ानी चाहिए। मैंने जबरदस्ती अपना गुस्सा दबाया और अपने मम्मी पापा को जूते उतारते देखा। उन्होंने मोजों से अपने पैर साफ किए और फिर संभल कर घर के अंदर कदम रखा। लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल टूट गया। जो सिंपल और एलिगेंट इंटीरियर मैंने तय किया था, उसे एक सस्ते और भड़कीले ट्रेंडी स्टाइल में बदल दिया गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि जो सेकेंडरी बेडरूम मेरे मम्मी पापा के रहने के लिए था, उसे एक डॉग हाउस बना दिया गया था। पूरा कमरा डॉग टॉयज और पेट मैट्स से भरा हुआ था। लिंग यू हाथ बांधकर खड़ा हो गया और एटीट्यूड दिखाते हुए बोला कि प्रेसिडेंट जियांग को उसके देर रात तक काम करने पर तरस आता है, इसलिए उन्होंने यह कमरा उसके और मेमे के रेस्ट करने के लिए रखा है। उसने कहा कि यह जगह बहुत महंगी है और यहाँ कोई ऐरा गैरा नहीं रह सकता। मेरे मम्मी पापा सोफे पर अजीब तरह से बैठे थे और उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मैंने एक गहरी सांस ली और स्मार्ट होम सिस्टम ऑन करने की कोशिश की। मैंने कहा कि शियाओ है, प्लीज एयर कंडीशनर ऑन कर दो, लेकिन सिस्टम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं कस्टमर केयर को कॉल करने ही वाला था, तब लिंग यू अपने कुत्ते के साथ आया। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और पुडल ने एसी की तरफ देखकर 2 बार भौंका। अगले ही सेकंड एसी अपने आप ऑन हो गया। लिंग यू ने कहा कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट जियांग ने पूरे स्मार्ट होम सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर उसे बना दिया है। उसने बताया कि मेमे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसने मेरे हीटिंग परमिशंस डिलीट करके कुत्ते को दे दिए। इसके बाद उसने फ्रिज खोला, मिनरल वाटर की 2 बोतलें निकाली। मेरे मम्मी पापा के लिए 2 ग्लास में पानी डाला और बाकी बचा पानी सीधे कुत्ते के बाउल में उड़ेल दिया। उसने कहा कि मेमे सिर्फ इसी ब्रांड का पानी पीती है जो बहुत महंगा है। उसने मेरे मम्मी पापा से कहा कि अंकल आंटी, आपने शायद यह कभी ट्राई नहीं किया होगा, पीकर देखिए कि यह मीठा है या नहीं। मेरे मम्मी पापा हाथ में पानी का ग्लास लिए शर्मिंदगी से खड़े रहे। फिर लिंग यू ने अगला ऑर्डर दिया कि ब्रो सुचे,
मुझे कुछ काम है, अगर आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हैं। उसकी गोद में बैठा कुत्ता भी मुझ पर भौंकने लगा। लिंगयू ने कुत्ते को पुचकारा और ताना मारते हुए कहा कि मेमे, अच्छे बच्चे अजनबी लोगों से बहस नहीं करते। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मेरा दिल दर्द से सुन्न पड़ चुका था। माँ ने धीरे से कहा कि छे, चलो हम चलते हैं, और वो मुझे बाहर ले आई। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने आंसू रोके। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मैंने देखा कि लिंगयू ने पोछा उठाया और उस जगह को साफ करने लगा जहां मेरे मम्मी पापा खड़े थे, जैसे हम कोई गंदगी हो। माँ ने कहा कि अगर तुम और शियाओ जियांग साथ में खुश रहो तो हमारे थोड़े परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर आने के बाद माँ ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया और कहा कि इसे जियांग याओ के पापा के ट्रीटमेंट के लिए रख लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक झूठी मुस्कान के साथ मम्मी पापा को संभाला और फिर हिम्मत करके रियल एस्टेट एजेंट को मैसेज भेजा ताकि वो मेरे घर की मार्केट वैल्यू का असेसमेंट कर सके। मैं इस घर को बेचने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो जंग याओ अभी तक नहीं आई थी। मैंने कैजुअली लिंगयू के वीचैट मोमेंट्स खोले। उसकी लेटेस्ट पोस्ट में 9 फोटोज थीं जो मुझे बहुत चुभी। कैप्शन लिखा था कि मूड खराब था तो बॉस मुझे रिवर साइड ड्राइव पर ले गई। आसमान में फायरवर्क्स चल रहे थे और सब कुछ बहुत स्पेशल था। मैंने अपना फोन साइड में रखा और बेड साइड टेबल पर रखी जंग याओ और मेरी फोटो को देखा। हम 7 साल से प्यार में थे, कॉलेज से लेकर जॉब तक, और इस साल शादी करने वाले थे। लेकिन हाल ही में उसने कहा कि उसके पापा को कैंसर है। उसने ना सिर्फ रिनोवेशन पूरा करने के लिए घर वापस लिया, बल्कि भारी पैसों की डिमांड भी की। जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने बिना सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। जियांग याओ को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने कटौती करके एक 5 स्टार वेडिंग होटल बुक किया था। मैंने पैसे बचाने के लिए खुद पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, कभी चाय कॉफी तक के पैसे बचाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मंगेतर, जिसके लिए मैं पाई पाई जोड़ रहा था, वो अपने मेल सेक्रेटरी के लिए आतिशबाजी पर लाखों रुपए उड़ा रही थी। आधी रात को जब मैं सो रहा था, अचानक दरवाजा जोर से खुला और कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। जियांग याओ ने मुझे बेड से घसीट कर उठाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा कि आयु हमारी रिनोवेशन में मदद कर रहा था, तो मैं उस पर सवाल क्यों उठा रहा हूँ। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुझे उसके पापा की कोई परवाह नहीं है और मैं सिर्फ अपने ईगो की सोच रहा हूँ। मैंने अपना सिर पकड़ा और उससे एक एक शब्द साफ कहा। मैंने कहा कि क्या मदद करने का मतलब ये होता है कि मेरा सिंपल डिजाइन बदलकर सस्ता ट्रेंडी स्टाइल कर दिया जाए। उसने मेरा सेकेंडरी बेडरूम कब्जा कर लिया, मेरे मम्मी पापा के कमरे को डॉग हाउस बना दिया और मेरे फेशियल रिकॉग्निशन और स्मार्ट होम एक्सेस हटा दिए। अब मुझे अपने ही घर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्या यही उसकी मदद है? अपनी गलती मानने के बजाय वो बहस करने लगी। उसने कहा कि आयु का रिनोवेशन बहुत खूबसूरत है और मेरी पसंद ही पुरानी और आउटडेटेड है। उसने कहा कि आयु का घर दूर है और देर रात काम करने के बाद उसका रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मुझे छोटा दिल ना रखने की सलाह दी और कहा कि मुझे आयु से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो मेरी वजह से रात भर परेशान रहा। मेरा गला सूख गया और दिल भारी हो गया। मुझे रोता देखकर जंग याओ थोड़ा सॉफ्ट हुई और उसने एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसने कहा कि ठीक है, अब ड्रामा बंद करो। मुझे एहसास हुआ कि यह गिफ्ट मैंने उसके अंकल आंटी के लिए तैयार किया था, क्योंकि कल हम सब डिनर पर मिलने वाले थे। गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक सिंपल पर्ल नेकलेस और एक टाई थी। अपने मम्मी पापा की उम्मीदों से भरी सूरत याद करके मैंने अपना घूंट पी लिया। अगले दिन मेरे मम्मी पापा गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाचा और चाची ने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमारे बारे में सोचा। शियाओ जियांग वाकई बहुत समझदार है। मेरी माँ ने बहुत प्यार से वो पर्ल नेकलेस अपने गले में पहना। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। मेरे पापा ने भी अपने सूटकेस से वो नया सूट निकाला जो उन्होंने खास मेरी शादी के दिन के लिए रखा था और बहुत गर्व के साथ टाई बांधते हुए मुझसे बड़े भोलेपन से पूछा, छे, कहीं पापा की वजह से तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा? मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके, मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं पापा, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। सब तैयार होने के बाद मैं अपने खुशहाल मम्मी पापा को लेकर उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में गया जो जियांग याओ ने बुक किया था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा दिल बैठ गया। लिंगयू टेबल की मेन चेयर पर अपने कुत्ते को गोद में लिए बैठा था। उसे वहां मौजूद बड़ों की जरा भी फिक्र नहीं थी। जियांग याओ बड़े प्यार से उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रही थी और उसकी आवाज में बहुत दुलार था। उसे बड़ों के सम्मान का कोई ख्याल नहीं था। उसने बड़े कैजुअली कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो परिवार की बात है। छोटे जानवरों के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के लोग इतने छोटे दिल के नहीं हैं कि इस बात का बुरा माने। जब एक जानवर की वजह से मेरे मम्मी पापा की जगह छीन ली गई तो उनके चेहरों की मुस्कान वहीं जम गई। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो एक ही परिवार हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे। उसी वक्त लिंगयू की नजर मेरे मम्मी पापा के गले के नेकलेस और टाई पर पड़ी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक तीखी ताने भरी हंसी हंसा। उसकी आवाज में साफ नीचा दिखाने का एहसास था। उसने कहा, अंकल और आंटी, मानना पड़ेगा कि यह एक्सेसरीज आप दोनों पर बहुत जच रही हैं। कल जब मैं मेमे के कपड़े खरीदने शॉपिंग गया था
तो शॉपकीपर ने मुझे यह चीजें फ्री में दी थी। मेमे को इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यह आप दोनों पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया और माहौल पूरी तरह जम गया। माँ का हाथ झटके से गले से नीचे गिरा, जैसे वो किसी आग से छू गई हो। पापा के हाथ गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रहे थे। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अपने मम्मी पापा के सफेद होते बाल और उनके चेहरे पर यह अपमान देखकर अब मेरा सब्र पूरी तरह टूट चुका था और मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाया। मैंने तुरंत उनसे सवाल किया, जांग याओ, तुम्हारे इस सब का आखिर क्या मतलब है? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, लिंगयू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने मुंह बनाकर ऐसा रोना रोया जैसे उसी के साथ अत्याचार हुआ हो। प्रेसिडेंट जांग, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कैजुअली अंकल और आंटी की तारीफ कर रहा था। अब ब्रो सुचे फिर से क्यों गुस्सा हो रहे हैं? झांग याओ ने तुरंत अपनी त्योरियां चढ़ाई और मुझे डांटते हुए बोली, सुचे, क्या तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते? आयु तो बस अच्छाई दिखा रहा था। तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव और अनरीजनेबल क्यों हो रहे हो? उस पल मेरे अंदर का सारा दर्द, शिकायतें और गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। मैंने झांग याओ की तरफ देखा और मेरी आवाज में कड़वाहट भरी थी। तुमने कुत्ते के कपड़े खरीदने पर मिले फ्री सामान को मेरे मम्मी पापा को दे दिया। डिनर पर तुम्हारा सेक्रेटरी और वो कुत्ता मैन चेयर पर बैठे हैं और मेरे मम्मी पापा साइड में खड़े हैं, और तुम इस सबको एक छोटी सी बात कह रही हो। जांग याओ को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर टाइम देखा और बहुत लाचार सा मुंह बनाकर बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम खुद ही बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं अपने बड़ों के साथ डिनर करने के लिए टाइम निकाल कर आई हूँ, तुम्हारा यह ड्रामा देखने नहीं। मेरी माँ तुरंत खड़ी हुई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में मिन्नतें थीं। वो डर रही थीं कि कहीं मैं बात और न बढ़ा दूं। छे, अब बस करो। मम्मी पापा को सच में कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वो झांग याओ की तरफ मुड़ी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, शियाओ झांग, हमारे साथ डिनर के लिए टाइम निकालने का शुक्रिया। चे, अभी छोटा है और थोड़ा गुस्से वाला है, प्लीज उसकी बात को दिल पर मत लगाना। इसके बाद उन्होंने बहुत शालीनता से लिंगयू का शुक्रिया अदा किया। बेटा, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, हमें ये बहुत पसंद आया। माँ ने चुपचाप वो नेकलेस उतारा, अपने बैग में रखा और वापस बैठ गई। जब उन्होंने चाय का कप उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे और चाय उनके नए कपड़ों पर गिर गई। मेरे पापा पूरे समय सिर झुकाए बैठे रहे, बिना एक शब्द बोले, अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैंने अपने दांत भींचे और अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकने की कोशिश की। जल्द ही वेटर खाना ले आया। पूरी टेबल डिशेज से भरी हुई थी। सब कुछ सी फूड और साशिमी था। मेरे पापा को सी फूड से एलर्जी थी और माँ को गाउट की बीमारी थी, इसलिए वो इनमें से किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। यह देखकर कि दोनों बड़े खाना नहीं खा रहे हैं, लिंगयू ने फिर से दुखी होने का नाटक किया और शिकायत की, अंकल और आंटी, आप इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? मैंने खास कॉन्टैक्ट्स का यूज करके नॉर्थ सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बुक किया था और आप लोगों को खुश करना इतना मुश्किल है। पूरे खाने के दौरान जांग याओ ने एक बार भी सफाई देने की कोशिश नहीं की। वो बस प्यार भरी नजरों से लिंगयू को खाना परोसने में बिजी थी। मैं थोड़ा फ्रेश होने का बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ गया तो जांग याओ तुरंत मेरे पीछे आ गई। बाहर आते ही उसका पहला शब्द ही इल्जाम से भरा था, सुचे, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा आखिर चाहते क्या हो? तुम जानबूझकर आयु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उसने इस डिनर के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? पूरा परिवार मिलकर एक जूनियर को परेशान कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बात पर हंसी भी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। झांग याओ, यहाँ कौन किसे परेशान कर रहा है? मेरे पापा को एलर्जी है और माँ को गाउट है। मैंने तुम्हें यह बात अनगिनत बार बताई है, लेकिन फिर भी तुमने पूरी टेबल सी फूड से भर दी। क्या तुम वाकई भूल गई थी? सच तो यह है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जांग याओ की आंखों में एक पल के लिए गिल्ट दिखाई दिया, फिर उसने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, आयु ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम बाद में अंकल आंटी को कहीं और ले जाकर खाना खिला देना, जो उन्हें पसंद हो वो दिला देना। खाना खत्म होने के बाद बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और मौसम बहुत खराब था। लिंगयू, जो उस गाड़ी से काफी वाकिफ था, सीधे फ्रंट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उसका कुत्ता पीछे की सीट पर जाकर जम गया। लिंगयू ने बाहर झांककर बहुत बनावटी अंदाज में कहा, ब्रो सुचे, आई एम सॉरी, मेरे कुत्ते को स्ट्रेस हो जाता है और उसे अजनबी पसंद नहीं है। मुझे माफ करना, तुम्हें कैब करके घर जाना पड़ेगा। जियांग याओ ने बिना किसी झिझक के उसकी बात का समर्थन किया। आयु के नए जूते आज बारिश में भीग रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सुचे, कैब मिलना तो आसान है, तुम लोग मैनेज कर लो। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे गंदा पानी उड़कर मेरे और मेरे मम्मी पापा के ऊपर आ गिरा। मेरे मम्मी पापा के ध्यान से चुने गए नए कपड़े पल भर में कीचड़ से भर गए और वो पूरी तरह भीग गए। हम 40 मिनट तक बारिश में खड़े रहे, लेकिन हमें एक भी कैब नहीं मिली। मेरी माँ के बाल पूरी तरह भीगकर उनके चेहरे पर चिपक गए थे। वो नीचे बैठी और पापा की पैंट से कीचड़ साफ करने लगी और बार बार उन्हें तसल्ली देती रही, कोई बात नहीं,
पहुंचने के बाद ये साफ हो जाएगा। तभी माँ के गले में पहना वो नकली पल नेकलेस अचानक टूट गया और उसके मोती पूरे रोड पर बिखर गए। तेज बारिश की परवाह किए बिना वो नीचे झुककर एक एक मोती चुनने लगी। उनकी यह हालत देखकर मुझसे अपने आंसू नहीं रोके गए। मैंने माँ को पकड़ा और भारी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब इन्हें मत उठाओ माँ, हमें यह सब नहीं चाहिए, मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। ठीक उसी वक्त मुझे रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया। मिस्टर सू, आपने घर बेचने की बात कही थी। इत्तेफाक से मेरे पास एक बायर है जिसे अर्जेंटली घर चाहिए और वो सही प्राइस देने को तैयार है। क्या आप सच में घर बेचना चाहते हैं? मैंने पीछे मुड़कर अपने मम्मी पापा के थके हुए चेहरों को देखा, जो कितनी उम्मीदों के साथ आए थे और उन्हें बदले में सिर्फ अपमान मिला था। बिना किसी झिझक के मैंने कहा, हाँ, मैं घर बेचना चाहता हूँ। घर लौटने के बाद जंगियाओ काफी देर तक वापस नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर घर के सर्विलांस सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया। ये कैमरा सिस्टम पुराने मकान मालिक का लगाया हुआ था और घर के बाकी स्मार्ट सिस्टम से अलग था, इसलिए एडमिन बदलने के बाद भी यह चालू था। मैंने जैसे ही लाइव फुटेज खोली, स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। फुटेज में लिंग यू कमर के ऊपर बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर निकला और उसने जांग याओ को पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में अजीब सा बहकावा था। प्रेसिडेंट जैंग, क्या आपके दिल में मेरे लिए सच में कोई फीलिंग्स नहीं है? मुझे बस इस बात का पछतावा है कि मैं आपसे देर से मिला। 3 दिन बाद आपकी शादी है और फिर हमारे पास कभी मौका नहीं होगा। प्लीज मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दीजिए ताकि मैं आपको जिंदगी भर याद रख सकूं। ओके? लिंग यू रोने का नाटक कर रहा था। जांग याओ बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने उसे खुद से दूर हटाने की कोई कोशिश नहीं की। तभी लिंग यू के अगले शब्दों ने सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जब मेरे पापा को कैंसर था तो आपने बिना कुछ कहे शादी के घर का डिपॉजिट वापस ले लिया और वो सारा दहेज का पैसा मेरी मदद के लिए दे दिया। क्या आप सच में कह सकती हैं कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी? मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। सच तो यह था कि कैंसर जंग याओ के पापा को नहीं, बल्कि लिंग यू के पापा को था। शुरू से लेकर अंत तक मैं ही वो बेवकूफ था जिसे अंधेरे में रखा गया। मैं पैसे बचाता रहा, दिन रात इस बात से परेशान रहा कि उसके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो मेरे पैसों से अपने सेक्रेटरी के साथ ऐश कर सके। जांग याओ को चुप देखकर लिंग यू और ड्रामा करने लगा। वो बालकनी की तरफ भागा, ग्रिल पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं आज रात यहीं से नीचे कूद जाऊंगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो किनारे पर खड़ा था। जांग याओ पूरी तरह घबरा गई। वो उसे बचाने के लिए भागी। उसने उसे पकड़ा और दोनों एक दूसरे में खो गए। मेरे ध्यान से चुने गए शादी के बेड पर वो दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे थे। मैंने जांग याओ का नंबर बार बार मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फुटेज में मैंने देखा कि उसने स्क्रीन पर चमकते हुए मेरे नाम को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फोन बंद होने की उस ठंडी आवाज ने मेरे बचे कुचे सब्र को भी खत्म कर दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो बेड जिसे हमने साथ मिलकर चुना था, वो बेडशीट्स जो मैंने पसंद की थी, दीवार पर लगी हमारी मुस्कुराती हुई शादी की फोटो, सब कुछ मुझे बेहद घिनौना लग रहा था। मैं फर्श पर बैठ गया। मेरा पेट मरोड़े ले रहा था। मैं वॉशरूम की तरफ भागा। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन मुंह से सिर्फ गर्म आंसू ही निकल रहे थे। अगले पूरे 3 दिनों तक वो दोनों मेरे उस शादी के कमरे में ही रहे। सर्विलांस कैमरे ने उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड किया। उन 3 दिनों में जंग याओ ने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा, मैं इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर हूं, तुम शादी की तैयारियों का ध्यान रखना, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। सूचे, आई लव यू। मुझे नहीं पता कि वो 3 शब्द टाइप करते वक्त उसे कितनी झूठी या अजीब फीलिंग आई होगी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा दिल बहुत पहले ही मर चुका था। इन 3 दिनों में मैं शांत नहीं बैठा था। मैंने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार किए और बायर के साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मैं घर के सारे स्मार्ट होम अप्लायंसेज आपको फ्री में दूंगा। मैंने सामने बैठे बायर को देखा जो एक रिपोर्टर था और धीरे से कहा, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। वो बंदा बहुत सीधा था और तुरंत मान गया। आप बताइए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। मैंने उसके कान के पास जाकर अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। सब सुनने के बाद उसने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। आप बेफिक्र रहिए ब्रो, मुझसे धोखेबाज लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। मैं आपका काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर दूंगा। शादी के दिन, जो कि एक बहुत शुभ मुहूर्त था, मैंने अपना कस्टमाइज्ड सूट पहना। शीशे में दिख रहा इंसान लंबा और साफ रंग का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो पूरी तरह खाली थी। मेरी माँ गरम गरम डम्पलिंग्स का बाउल लेकर कमरे में आई। उनकी आंखों में बहुत प्यार था। छे, थोड़ा खा लो, भूखे पेट मत रहना। माँ के हाथों के बने डम्पलिंग्स देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, माँ, मैंने शादी कैंसिल कर दी, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? माँ एक पल के लिए रुकी, फिर उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे माथे से बाल हटाए। किस बात का गुस्सा बेटा? इस बात का कि तुमने आखिरकार अपना ध्यान रखना सीख लिया।
मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत समझदार बनना सिखाया, लेकिन समझदार बच्चों को ही सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। ये सुनते ही मेरे आंसू बह निकले। मैंने वेडिंग एंकर को ढूंढा और शांति से उसे समझाया कि शादी के पूरे प्रोसेस में थोड़ा बदलाव करना होगा। उसने बताया कि जब सारे गेस्ट्स आ जाएंगे तो हम सबसे पहले एक वीडियो चलाएंगे और उसके बाद ही सेरेमनी शुरू करेंगे। सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं अपने मम्मी पापा को एक टैक्सी में बिठा कर ले आया। होटल के एंट्रेंस पर खड़ी जांग याओ, वो खूबसूरत डेकोरेशन और सजा हुआ बैलून का मेहराब, सब कुछ गाड़ी के साइड मिरर में धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। मैं अंदर से बहुत शांत महसूस कर रहा था। जांग याओ, उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया आखिरी सबसे बड़ा गिफ्ट है। शादी की सुबह जांग याओ बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना मेकअप करवाया और सफेद रंग का वेडिंग ड्रेस पहना। लेकिन जैसे ही वो तैयार हुई, लिंगयू ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद और तड़प थी। याओ याओ, क्या तुम सच में किसी और से शादी करने जा रही हो? ये बीते 3 दिन मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरा दिल तुम्हें छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। प्लीज एक आखिरी बार मेरे साथ रुक जाओ। उसने जांग याओ को बाहों में भर लिया और दोनों एक बार फिर उस महकती हुई दुनिया में खो गए। वो पूरी तरह भूल चुके थे कि आज उनकी शादी का दिन है, जिसे कम से कम दोनों के लिए इज्जत के साथ खत्म होना चाहिए था। अभी वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कैमरा इक्विपमेंट्स के साथ मीडिया रिपोर्टर्स का पूरा ग्रुप अंदर घुसा और उनके कैमरे सीधे बेड पर मौजूद उन दोनों पर टिक गए। वो नज़ारा देखकर वहां हंगामा मच गया। माय गॉड, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। शादी वाले दिन ही ये अपने सेक्रेटरी के साथ बेडरूम में पकड़ी गई। ये तो एक टेक कंपनी की फीमेल सीईओ है। इसकी पर्सनल लाइफ तो बेहद खराब निकली। जांग याओ तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से चादर खींचकर खुद को और लिंगयू को ढका। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज कांप रही थी। तुम लोग कौन हो? मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सब पर इल्लीगल एंट्री का केस करूंगी। उसी वक्त भीड़ के बीच से नया मकान मालिक शेन रांड बाहर निकला। उसके हाथ में ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें उसने जांग याओ की तरफ बढ़ा दिया। ध्यान से देखो, यह घर अब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैंने अभी तक तुम पर इल्लीगल कब्जे का केस नहीं किया है और तुम उल्टे मुझ पर ही झूठे इल्जाम लगा रही हो। जांग याओ ने वो डॉक्यूमेंट्स झपट लिए और बार बार उन्हें देखने लगी। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसे आखिरकार समझ आया, ये घर मेरी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, जिसका पूरा पेमेंट कैश में किया गया था। मैं जब चाहूं इसे बेच सकता हूं। उसने पागलों की तरह अपना फोन निकाला और मुझसे बात करने के लिए कॉल मिलाने लगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मेरा नंबर बंद था और उसके सारे मैसेजेस पर रेड अलर्ट आ रहा था। उस पल वो पूरी तरह घबरा गई। उसकी रूह कांप गई। बीते 3 दिनों की मेरी शांति कोई समझौता नहीं थी, बल्कि यह तो दूर जाने की पूरी प्लानिंग और बिछाया हुआ जाल था। उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े पहने और बेडरूम से बाहर भागते हुए सीधे वेडिंग होटल की तरफ दौड़ी। जब तक शादी सही से हो जाती, जब तक मैं उससे शादी करने को तैयार रहता, तब तक बात संभालने का मौका था। उसे पूरा यकीन था कि हमारा 7 साल पुराना रिलेशनशिप इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। होटल पहुंचकर एंट्रेंस पर वही जाना पहचाना शादी का गेट देखकर जांग याओ ने राहत की सांस ली। उसने अपने बिखरे हुए कपड़ों को थोड़ा ठीक किया और चेहरे पर एक झूठी शांति लाकर मैरिज हॉल के अंदर कदम रखा। हॉल मेहमानों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से खचाखच भरा हुआ था, जो शांति से दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। एंकर पसीने से लथपथ होकर उसके पास भागा। प्रेसिडेंट जियांग, आप आखिरकार आ गईं। ग्रूम सोचे सुबह से ही यही हैं। क्या अब हम सेरेमनी शुरू करें? इससे पहले कि एंकर कुछ और कहता, जियांग याओ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अभी शुरू करो। एंकर स्टेज पर गया, माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का मिस्टर सूचे और मिस जियांग याओ की शादी में स्वागत है। अब प्लीज सामने बड़ी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले, बड़ी स्क्रीन चमक उठी। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर वो और लिंगयू अपने बेडरूम में नजर आ रहे थे। वो पूरी गंदी और शर्मनाक फुटेज सभी मेहमानों के सामने प्ले हो रही थी। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर वहां कानाफूसी और तानों का तूफान आ गया। माय गॉड, शादी की रात ही अपने सेक्रेटरी के साथ यह सब, ये तो बेहद घटिया है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो सेक्रेटरी हमेशा इसके आसपास चिपका रहता था, तो ये रिश्ता था इनका। लिंगयू भी उसी वक्त वहां पहुंचा था। स्क्रीन पर यह सब देखकर वो वहीं ढेर हो गया। इसे बंद करो, इस वीडियो को तुरंत बंद करो। जांग याओ वहां खड़ी थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। उसे आखिरकार समझ आ गया था, मेरा घर बेचना, मेरी चुप्पी, मेरा वहां ना होना, सब कुछ एक सोची समझी विदाई थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। मैंने यह रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली थी। मेरी आवाज पूरे हॉल में साफ गूंज उठी। जांग याओ, तुमने हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को धोखा दिया है। 3 महीने पहले तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे पापा को कैंसर है और मुझसे शादी के घर के डिपॉजिट के 5 लाख युआन ऐंठ लिए। इसके अलावा तुमने दहेज के नाम पर मुझसे 5,80,000 युआन और लिए।
मुझे तुम्हारे परिवार की बीमारी पर दया आई। मैंने खुद भूखा रहकर पैसे बचाए और अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया ताकि तुम्हारी मदद हो सके। लेकिन आज सबके सामने मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पापा को सच में कैंसर था? पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सबकी नजरें सामने बैठे जियांग याओ के पापा पर टिक गईं। वो बुजुर्ग पहली रो में बैठे थे। उनका चेहरा शर्म से पीला पड़ा था और वो कांप रहे थे। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा और निराशा थी। जियांग याओ ने अपना सिर झुका लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी जुबान से सफाई में एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरी आवाज गूंजती रही। उसका एक एक शब्द दिल को छेद रहा था। मेरे मम्मी पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स निकालकर मेरे लिए कैश में घर खरीदा, लेकिन तुमने मेरा ही फेशियल रिकॉग्निशन हटा दिया। तुमने सिर्फ अपना, अपने सेक्रेटरी का और एक कुत्ते का डेटा सेव किया। मेरा शादी का घर, मेरे मम्मी पापा का कमरा एक डॉग हाउस में बदल दिया गया। मेरे घर का स्मार्ट सिस्टम एक कुत्ते के भौंकने से चलता है। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा अपमान देखा है? इसीलिए मैं यह शादी तोड़ रहा हूँ जियांग याओ। तुमने ही अपने प्यार का इजहार किया था और तुमने ही इसे धोखा दिया। अब से हमें कभी मिलने की जरूरत नहीं है और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बात खत्म होते ही शादी के वेन्यू पर हंगामा मच गया। लोग चीजें फेंकने लगे। जियांग याओ के पापा गुस्से से कांपते हुए उठे और उन्होंने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैंसर का मरीज बताने की? तुमने पूरे जंग परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। आज के बाद मेरी कोई बेटी नहीं है। इसी बीच बेडरूम में हुई उस बेवफाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फीमेल सीईओ का सेक्रेटरी के साथ अफेयर का हैशटैग इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ गुस्सा निकाला और उसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पूरी तरह ठप हो गए। इस वक्त कई सारे बिजनेस पार्टनर्स कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस भेज रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो भ्रष्ट हो और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना बची हो। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रात में ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सर्वसम्मति से जियांग याओ को जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटाने का फैसला किया। जो बिजनेस उसने सालों की कड़ी मेहनत से खड़ा किया था, वो एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गया। लिंग यू को भी कंपनी ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उसी रात सभी बिजनेसेस ने मिलकर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे उसका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। मकान मालिक ने भी तुरंत अपना घर वापस ले लिया और उसे बेघर कर दिया। लाचार होकर लिंग यू अपने कुत्ते को लेकर उस टूटी हुई जियांग याओ के पास गया और रोते हुए मिन्नतें करने लगा। याओ याओ, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बेघर हो चुका हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जियांग याओ का दिल पिघल गया और उसने मजबूरी में उसे शरण दे दी। लिंग यू वहां रुक तो गया, लेकिन जियांग याओ के दिमाग में अभी भी मेरा ही ख्याल था और उसे पैचअप की एक आखिरी उम्मीद दिख रही थी। देर रात लिंग यू ने अपनी पुरानी चालें चलने की कोशिश की। वो चुपके से जियांग याओ के बेड में घुस गया ताकि उसे फिर से सेड्यूस कर सके, लेकिन इस बार जियांग याओ पूरी तरह होश में थी। उसने लिंग यू को लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया और उसकी आवाज बेहद ठंडी और सख्त थी। प्लीज अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। मैं जिससे प्यार करता था वो हमेशा सुचे ही रहा है और मेरा हस्बैंड भी सिर्फ वही बन सकता है। तुम कल सुबह पहली फुर्सत में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो। रिजेक्शन से चिढ़कर लिंग यू बहस करने लगा। इसी छीना झपट्टी के दौरान उसका पेट डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसने छलांग लगाई और सीधे जियांग याओ के चेहरे पर जोर से काट लिया। जियांग याओ के चेहरे पर असहनीय दर्द हुआ और खून की धार बह निकली। जल्दी में एम्बुलेंस बुलाई गई। चेकअप और डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर ने बताया कि जियांग याओ के चेहरे के जख्म बहुत गहरे हैं और उसका चेहरा पूरी तरह डिस्फिगर हो चुका है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर को उसके चेहरे पर एक खास केमिकल एजेंट मिला। ये वही केमिकल था जिसने कुत्ते को इतना एग्रेसिव बनाया कि उसने जियांग याओ पर हमला कर दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लिंग यू की सोची समझी साजिश थी। उस पल जियांग याओ के दिल में लिंग यू के लिए बची कुची फीलिंग्स भी भयानक नफरत में बदल गईं। इस अजीब और दिल तोड़ने वाले ड्रामे के बाद मैंने नॉर्थ सिटी की हर याद को पीछे छोड़ दिया और अपने मम्मी पापा के साथ अपने होम टाउन वापस आ गया। 7 साल का गहरा प्यार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैंने अपनी जवानी और अपनी वफादारी जिस पर लुटाई, बदले में मुझे सिर्फ धोखा और अपमान मिला। मेरे मम्मी पापा ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और उनका दिल मेरे लिए तड़प रहा था। वो पूरे रास्ते मेरे इमोशंस का ध्यान रखते रहे और उन्होंने एक बार भी जियांग याओ का नाम नहीं लिया। मुझे इस दर्द से बाहर निकालने के लिए मेरी माँ मुझे एक ट्रिप पर ले गई। साथ में उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी बेटी भी थी। रास्ते में माँ मेरा चेहरा देखती रही और उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि वो दोनों भी फ्री थी, इसलिए साथ में घूमने आ गईं। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दिमाग ना लगाऊं। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे मम्मी पापा डर रहे थे कि कहीं मैं पुराने दर्द में ही ना खोया रहूं। वो बस यही चाहते थे कि मैं अपने पास्ट को भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करूं। मैंने उनके इस प्यार और समझदारी का मान रखा और बिना कोई सवाल किए इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। आंटी की बेटी का नाम शेन शुई था। रास्ते में आंटी ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हें शुई याद नहीं है?
जब तुम छोटे थे तो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमते थे और उससे शादी करने की जिद करते थे। यह सुनकर शेन शुई और मैं दोनों शर्मा गए और हमने अपने सिर नीचे कर लिए। मुझे भी धीरे धीरे बचपन की वो गोल मटोल, शांत और प्यारी सी बच्ची याद आने लगी। हमारी मंजिल यून्नान थी, एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना मैं सालों से देख रहा था। जब मैं झांग याओ के साथ रिलेशनशिप में था, मैंने कई बार यून्नान जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो हर बार यह कहकर टाल देती थी कि हम अपने हनीमून पर चलेंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी खुशियों का हकदार हूं। सफर के दौरान दोनों बड़ों ने जानबूझकर अगली बोगी की टिकट ली ताकि मैं और शेन शुई अकेले वक्त बिता सकें। उसने शर्माते हुए अपनी ध्यान से बनाई हुई ट्रेवल गाइड निकाली जो उसने बहुत करीने से लिखी थी। उसने कहा, इसे देखो, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? मैंने जब वो प्लान देखा तो हैरान रह गया। अनएक्सप्लोर्ड गांवों और शांत जगहों के उसके आइडियाज बिल्कुल मेरी पसंद से मिलते जुलते थे। उस पल मुझे लगा कि जैसे हमारी सोच कितनी मिलती है। पूरे ट्रिप के दौरान हमारी ट्यूनिंग बहुत कमाल की रही। दिन में हम शांत पुराने गांवों में साथ घूमते और रात को तारों के नीचे बैठकर पुरानी यादें और अपनी सोच शेयर करते। हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। हमारी ट्रिप का आखिरी स्टॉप एक बहुत पुराना और सुनसान गांव था जहां चारों तरफ घास उगी हुई थी और बहुत शांति थी। जैसे ही हम वहां से निकलने वाले थे, अचानक झाड़ियों में से एक सांप बहुत तेजी से बाहर निकला। मैं डर के मारे वहीं जम गया, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उस क्रिटिकल सिचुएशन में शेन शुई ने बिना सोचे मुझे अपनी तरफ खींचा और खुद मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। अगले ही सेकंड जहरीले सांप ने उसके टखने पर जोर से काट लिया। उसका पैर तुरंत सूज गया और पीला पड़ने लगा। मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने रोते हुए उसे पकड़ा। शेन शुई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? असहनीय दर्द के बावजूद उसने मुस्कुराकर मुझे तसल्ली दी। डरो मत, शायद यह जहरीला सांप ना हो। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ओके? मैं घबराया हुआ था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से नीचे अस्पताल की तरफ भागा। मैं दौड़ता रहा और खुशकिस्मती से पहाड़ के नीचे वाले अस्पताल में एंटीवेनम सीरम मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर भी उसे तेज बुखार था और वो पूरी रात बेहोश रही। मैं पूरे समय उसके बेड के पास बैठा रहा, खुद को कोसता रहा। अगले दिन दोपहर में शेन शुई को धीरे धीरे होश आया। मैं रात भर जागने की वजह से थककर उसके बेड के पास ही सो गया था। आधी नींद में मुझे अपने सिर पर हल्की सी हलचल महसूस हुई। मैं झटके से उठा तो देखा कि वो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। मेरी सारी घबराहट और डर एक पल में बाहर आ गया। मैं रोते और मुस्कुराते हुए उससे लिपट गया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है तुम होश में आ गई। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसे शांत कराते हुए कहा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डरो मत। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। मुझे अचानक एहसास हुआ कि आंटी और मम्मी पापा पीछे खड़े हैं। मैंने तुरंत अपनी आंखें बड़ी की और उसे छोड़ दिया। इस जानलेवा हादसे के बाद मेरा और शेन शुई का रिश्ता बहुत नेचुरली आगे बढ़ गया। उसने मेरी तरफ बहुत सीरियस होकर देखा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, अब मुकर मत जाना। मैंने जोर से सिर हिलाया। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। शेन शुई का प्यार बहुत सच्चा, सीधा और गहरा था। उसमें कोई छलावा नहीं था। उसने मेरे मम्मी पापा को भी अपने परिवार की तरह प्यार दिया। वो बहुत समझदार और ख्याल रखने वाली लड़की थी। उसने मेरे घर के पास ही एक घर खरीदा और सबसे पहले मेरा और मेरे मम्मी पापा का फेशियल डेटा अपने सिस्टम में सेव किया। फ्री टाइम में वो मेरे पापा के साथ गार्डनिंग करती और शाम को मेरी माँ की एक्टिविटीज में उनकी मदद करती। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया। जब मैं अपने पुराने दर्द से पूरी तरह उबर चुका था और मेरी लाइफ सही ट्रैक पर आ गई थी, तभी काफी टाइम से गायब जंग याओ अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मेरे और शेन शुई के पकड़े हुए हाथों को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में दर्द था। छे, क्या तुम अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहते? सिर्फ 2 महीनों में जंग याओ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका चेहरा ढल चुका था और उस पर वक्त की मार साफ दिख रही थी। पुराने दिनों को याद करके अब मुझे सिर्फ एक मजाक और अन्याय महसूस होता था, जैसे वो कोई पिछला जन्म हो। छे, तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वो रोते हुए शिकायत करने लगी। मैं इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लेकिन तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए। मैंने अंकल आंटी को फोन किया, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इन दिनों उसके दोस्तों ने मुझे उसकी हालत बताई थी। चेहरा खराब हो चुका था, नौकरी छूट गई थी, सबने साथ छोड़ दिया था और जेब में 1 रुपया नहीं बचा था। लेकिन यह सब उसके अपने कर्मों का फल था, जिसके लिए कोई हमदर्दी नहीं बनती थी। तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे और तुम्हारे सेक्रेटरी के खर्चे उठाऊं, तुम्हें घर खरीद कर दूं? झांग याओ वहीं जम गई। उसके शब्द गले में ही अटक गए और उसकी आवाज गायब हो गई। फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और बहुत गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। छे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा एक्सेस डिलीट नहीं करना चाहिए था, घर का इंटीरियर खराब नहीं करना चाहिए था,
तुम्हें बारिश में बेघर नहीं करना चाहिए था और सबसे बढ़कर मुझे हमारे 7 साल के रिश्ते को धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं रोज तड़पती हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं नया घर खरीदूंगी। उस घर का सारा कंट्रोल तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा के हाथ में होगा। रिनोवेशन भी तुम्हारी पसंद का होगा। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी नासमझी नहीं करूंगी। मैं उसकी इस देर से आई माफी को चुपचाप देखता रहा। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। मैंने साफ मना कर दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है जंग याओ। जिस पल तुमने मेरा एक्सेस हटाया था और मेरे मम्मी पापा का अपमान किया था, उसी पल हमारे बीच सब खत्म हो गया था। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे अचानक कॉलेज के दिनों की हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। उस साल मैं पसीने में लथपथ भारी बैग्स घसीटते हुए अपना हॉस्टल ढूंढ रहा था। जांग याओ अपनी साइकिल से आई और उसने मेरी मदद की थी। अपने परिवार का बोझ कम करने के लिए मैं कॉलेज के दिनों में दिन रात काम करता था। मैं कितना भी लेट हो जाऊं, झांग याओ हमेशा मेरा इंतजार करती और मेरे साथ चलती थी। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ मैं था और दिल में हमारा छोटा सा घर। हमने वादा किया था कि मेहनत करेंगे, घर खरीदेंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। ग्रेजुएशन पर उसने हाथ में गुलाब लेकर मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुरंत हाँ कर दी थी। मुझे लगता था कि हमारा 7 साल का प्यार हर मुसीबत को हरा देगा। हम साथ बूढ़े होंगे। लेकिन आखिरकार दिल बदल गए, वफादारी हार गई और हम भीड़ में एक दूसरे से बहुत दूर निकल गए। झांग याओ का चेहरा पीला पड़ गया और वो बहकी बहकी बातें करने लगी। छे, तुम हमारे 7 साल के प्यार को इतनी आसानी से कैसे भुला सकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं अभी अंकल आंटी के पैरों में गिरकर माफी मांगती हूँ, उनसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मान जाओ ना। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और ठंडे लहजे में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया और मेरे मम्मी पापा को नीचा दिखाया। अब वो तुम्हें पहचानते भी नहीं है, इसलिए नाटक बंद करो। वो अभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहकाया गया था। उस लिंग यू ने बारिश वाले दिन मुझे फंसाया था। मैं जिससे सच्चा प्यार करती हूँ वो सिर्फ तुम हो। वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड शेन शुई ने आगे आकर मुझे अपने पीछे कर लिया। उसकी आवाज बहुत सख्त थी। मैडम, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद कीजिए। जियांग याओ ने मुझे बहुत हैरानी और गुस्से से देखा। सूचे, तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इतनी जल्दी किसी और के प्यार में कैसे पड़ गए? मैं हल्का सा मुस्कुराया और सुकून के साथ बोला, इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए परमानेंट नहीं होता जियांग याओ। कोई भी इंसान किसी धोखेबाज का इंतजार करने के लिए एक ही जगह खड़ा नहीं रहेगा। शेन शुई ने उसके खराब हो चुके चेहरे की तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, मिस जियांग, इंसान को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपकी इस हालत में यह जबरदस्ती आपको और ज्यादा नीचा दिखा रही है। जियांग याओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने शेन शुई के कंधे पर हाथ रखा और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। बाद में जियांग याओ ने हार नहीं मानी और वो कई बार मेरे मम्मी पापा के घर गई, उनसे माफी की भीख मांगी। लेकिन मेरी माँ का फैसला सख्त था। उन्होंने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। माँ ने साफ कहा, जब मेरे बेटे को बाहर वालों से अपमान मिला तब तुम कहाँ थी? अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा भले ही जिंदगी भर कुंवारा रहे, लेकिन हम तुम जैसी मतलबी और धोखेबाज औरत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बार बार दुत्कार मिलने के बाद आखिरकार जियांग याओ को सच्चाई समझ आ गई। उसने वो सारे दहेज के पैसे वापस लौटाए जो उसने हड़पे थे और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो गई। आने वाले दिनों में मेरा और शेन शुई का रिश्ता पक्का हो गया और हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी से एक रात पहले शेन आंटी ने मुझे अपना पुराना खानदानी कंगन दिया और मुस्कुराते हुए एक पुराना राज खोला। ये लड़की तुम्हें बचपन से पसंद करती थी। जब इसे पता चला कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो तो इसका दिल टूट गया और यह विदेश चली गई थी। लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ये तुरंत वापस आ गई ताकि तुम्हारे पास रह सके। बाद में जब मैंने शेन शुई की डायरी पढ़ी तब मुझे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जवानी मुझे चुपचाप प्यार करने में बिता दी थी। बचपन में मेरे मुंह से निकली एक छोटी सी बात उसे सालों तक याद रही और वो उसके सच होने का इंतजार करती रही। काफी समय बाद मुझे एक दोस्त से झांग याओ का अंजाम पता चला। नफरत में अंधी होकर झांग याओ ने आखिरकार लिंग यू को मार डाला, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। मर्डर के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हुई और उसकी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत रही है। अच्छाई और बुराई का हिसाब यही होता है। कर्मों का पहिया घूमता जरूर है। सारे धोखे और कड़वाहट का अंत बुरा ही हुआ और मैं उस पुराने अंधेरे से बाहर निकलकर अपनी सच्ची जीवन साथी के साथ एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं।